हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। और इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स का शॉर्ट आंसर का। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी वर्टिकल एक्सिस इज ज़ीरो, इज़ इट ऑलवेज करेक्ट। तो भाई कोई भी वर्टिकल बॉडी कोई भी बॉडी बना लेते हैं, ये मान लेते हैं बॉडी है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वेट मतलब क्या होता है, एम जी। ठीक है, एम जी कहाँ लगता है? सबसे पहली बात तो नीचे लगता है। दूसरी बात, एम जी का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है ना, यानी कि एम जी के जब अपन टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं, एम जी के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आता है, तो वैसे तो भाई पूरी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग छोटे छोटे ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। ठीक है ना, लेकिन सबका इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या माना जाता है? सेंटर ऑफ मास। क्या करने के लिए? टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब ये मेरा एम का फोर्स हो गया। अब कोई भी एक्सिस बना लेता हूँ, वर्टिकल एक्सिस। ये ब्लैक वाली जो है लाइन वो वर्टिकल एक्सिस है। तो भाई देखो, अब ये जो फोर्स है वो ऑब्वियसली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हुआ ना। ये जो अपन एक्सिस ले रहे हैं उसके पैरेलल हुआ, तो ऐसा कोई फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगता है उसका टॉर्क क्या आता है? ज़ीरो आता है। तो ये बात तो हमेशा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं डिस्कस करने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो 6 खत्म, 7 की बात करते हैं। द टॉर्क ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये बात पता है अपने को, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, सपोज आर एफ एंड टाउ वेक्टर आर ऑल नॉन ज़ीरो। तो इनमें से ये तीनों वेक्टर में से कोई सा भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो। इज आर क्रॉस टाउ इज पैरेलल टू एफ ऑलवेज ट्रू, इज इट एवर ट्रू? तो लास्ट क्वेश्चन का जवाब तो बाद में देंगे, पहले देखते हैं कि टॉर्क मतलब रेडियस और एफ दिया हुआ है आप तुमको, तो टॉर्क कैसे निकालोगे। तो सपोज करो कि एक रेडियस वेक्टर है ये, और ये अपना फोर्स वेक्टर है ना। ये फोर्स वेक्टर है और रेडियस वेक्टर है। दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होते हैं। ठीक है ना, और नहीं भी हैं तो उसको अपन ट्रांसलेट करके एक प्लेन में ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक जनरल केस ही है, ये कोई स्पेशल केस नहीं है कि आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों एक प्लेन में लाई कर रहा है। मैं आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर को एक ही प्लेन में बनाया हूँ, इस स्क्रीन के प्लेन पे। ठीक है ना, तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, एनी टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी इन अ प्लेन, क्योंकि वेक्टर्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। अब देखो भाई, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, सब ध्यान से हाथ को देखेंगे, है ना। अपन क्या लगाते हैं? रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर की तरफ हाथ किया और एफ की तरफ घुमाया, तो ये जो अंगूठा है वो कहाँ जा रहा है? स्क्रीन के बाहर जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है, बाहर नहीं, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मेरे से दूर और आप लोग की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मेरी स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी कर लेना आर क्रॉस एफ। तो इसका जो टॉर्क आएगा ना वो क्रॉस वाली डायरेक्शन में आएगा। क्रॉस मतलब क्या होता है? इनटू द बोर्ड। क्रॉस मतलब होता है इनटू द बोर्ड। ठीक है, अब इनटू द बोर्ड ऑब्वियसली इस बोर्ड के प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, तो जो टॉर्क वेक्टर आ रहा है अपना, वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है और इस बोर्ड के प्लेन में। जैसे ये अपना बोर्ड है, इसमें आर और एफ दोनों लाई कर रहा है, तो टॉर्क इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोला है कि आर क्रॉस टाउ की बात करना है और ये देखना है कि एफ के पैरेलल आ रहा है कि नहीं। तो भाई आर क्रॉस टाउ कर लो। ठीक है, अब आर क्रॉस टाउ कैसे करेंगे देखना। ये अपना हाथ है, ये आर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और टाउ वेक्टर कहाँ पर है? टाउ वेक्टर है बोर्ड के अंदर, तो मैं घुमाया, तो ये अंगूठा क्या डायरेक्शन देगा अपने को? आर क्रॉस एफ का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि अगर मैं आर क्रॉस टाउ करूँगा तो वो करीब यहाँ पर आएगा। कुछ दूसरे रंग से बना लेता हूँ उसको मैं, दूसरे कलर से, मतलब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आर के भी परपेंडिकुलर हो गया और टाउ के भी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है भाई? आर क्रॉस एफ की। तो ये पैरेलल टू एफ आया क्या? नहीं आया। तो इज इट ऑलवेज ट्रू? बिल्कुल गलत। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रू होगा। ठीक है ना,
तो फर्स्ट केस का आंसर तो नो हो गया। एक एग्जांपल कर दिया जिसमें अपन प्रूफ कर दिए कि आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन जो आ रही है वो एफ के पैरेलल नहीं आ रही है, तो ऑलवेज ट्रू वाली बात तो गलत। अगली बात कि इज इट एवर ट्रू। अब ये अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या ये कभी सत्य हो सकता है? तो भाई देख लो, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ उसके ट्रू होने का। सपोज करो अपना आर वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, ठीक है। तो अब करो भाई आर क्रॉस एफ, है ना। आर क्रॉस एफ करोगे तो बोर्ड के अंदर ही आएगा पहली बात तो ये बोर्ड के अंदर आ गया। कौन सा वेक्टर है? ये टाउ वेक्टर है, ठीक है। अब आर क्रॉस टाउ करो, आर क्रॉस टाउ सॉरी बोर्ड के अंदर है तो आर ये हो गया अपना 4 उंगली, और आर क्रॉस टाउ ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे। तो क्या दिख रहा है? एफ के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो गया, जो आर क्रॉस एफ है वो एफ के पैरेलल आ गया, ठीक है ना, ये सेम लाइन है, ठीक है ना। तो दैट्स इट। तो ऐसा हो सकता है कि पैरेलल हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रू वाली बात नो हो गई, और इज इट एवर ट्रू वाली बात क्या हो गई? यस हो गई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई स्पेसिफिकली जवाब देना चाहे कि भाई कब ट्रू होएगा, तो क्या बोलोगे? जब आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे ये मैं परपेंडिकुलर बनाया था, ठीक है ना, तब ऐसा होएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर और एफ के बीच का एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि 90 डिग्री नहीं है, तब फिर ऐसा नहीं होएगा, ठीक है ना। चलो भाई इतनी डिस्कशन काफ़ी है 7th के लिए। 8 पे आते हैं। 8 तो आसानी है क्वेश्चन। क्या लिखा है? अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एक पार्टिकल m मास का गिर रहा है फ्री फॉल में, अर्थ सरफेस के नियर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होएगा? कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक। नाउ व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर ईस्ट टू द लाइन ऑफ मोशन। देखो भाई, अब मैं ग्राउंड बना लेता हूँ, ये मान लेते हैं अपना ग्राउंड है, ठीक है, और ये अपना पार्टिकल है जो कि ऐसे गिर रहा है। अब ऑब्वियसली उसकी गिरने की वेलोसिटी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, है ना, उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। लाइन ऑफ मोशन क्या होएगा? ये होएगा लाइन ऑफ मोशन, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है लाइन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी को लाइन ऑफ मोशन बोला जाता है, ठीक है। अब पूछा गया है व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर ईस्ट टू द लाइन ऑफ मोशन। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि 50 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है लाइन ऑफ मोशन की, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, और ये वाला भी ले सकते हो, क्योंकि सभी पॉइंट्स की दूरी इस लाइन ऑफ मोशन से कितनी है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये वाली दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, ठीक है। डज दिस टॉर्क कितना है भाई? निकाल लो भाई अब, है ना। जैसे यहाँ पर इस पर इसकी वेलोसिटी चाहे जो भी हो, फोर्स इस पर इस समय कितना लग रहा है? फोर्स को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ ताकि वेलोसिटी पे कंफ्यूज मत हो। जो ब्लू कलर का एरो है वो वेलोसिटी का है, ठीक है। फोर्स वाला एरो रेड से बनाया हूँ और mg लग रहा है वो, ठीक है। अब इसका टॉर्क कैसे निकालोगे भाई? मान लेते हैं किसी भी एक, इन तीनों में से किसी भी एक पॉइंट की बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट की बात कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर लिया। तो लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर दूरी क्या है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर दूरी 50 है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो भी तो यही है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट की दूरी कितनी? 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में टॉर्क कैसे निकालते हैं अपन? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना भाई। अब आर परपेंडिकुलर मतलब वही होता है पॉइंट की दूरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया 1/2 हाफ मीटर इंटू एफ, एफ क्या होएगा? mg होएगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया mg/2, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई?
डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हो गया अपना रेडियस वेक्टर। इस पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट अपन निकाल रहे हैं टॉर्क, तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है mg, तो ये अपना हो गया रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर बोल लो इसको। अब r क्रॉस f कर लो भाई, तो देखो ये 4 उंगली r की तरफ, mg के नीचे है तो नीचे की तरफ घुमाया, तो अंगूठा कहाँ जाएगा, ये अंगूठा दिख ही नहीं रहा इनफैक्ट, है ना, तो इसका मतलब कहाँ है वो, बोर्ड के बाहर, ठीक है ना, ये बोर्ड के बाहर है, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डॉट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना हो गया mg/2 और डायरेक्शन क्या हो गया डॉट, डॉट मतलब होता है बोर्ड के बाहर या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बात एक ही है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर ईस्ट टू द लाइन ऑफ मोशन, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं, डज दिस टॉर्क प्रोड्यूस, एक मिनट, हाँ, डज दिस टॉर्क प्रोड्यूस एनी एंगुलर एक्सेलरेशन इन द पार्टिकल, तो बोला है कि क्या ये टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन इन द पार्टिकल, ये लाइन ध्यान देने की, इन द पार्टिकल, और अगर ये पूछता कि डज दिस टॉर्क प्रोड्यूस एनी एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट दिस पॉइंट, तो वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इन द पार्टिकल का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं। इन द पार्टिकल मतलब हुआ क्या वो पार्टिकल रोटेट करेगा, ठीक है ना, पार्टिकल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या पार्टिकल घूमेगा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो इसका आंसर क्या है, नो, क्योंकि भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पे अगर टॉर्क कोई भी फोर्स लग रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट को घुमा नहीं सकता, क्योंकि उसका टॉर्क जीरो आता है, क्योंकि पॉइंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, छोटा सा पॉइंट है ये। अब इसमें कहीं पर भी फोर्स लगाओ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारे के सारे फोर्स कहाँ से पास होंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से अगर फोर्स पास होएगा तो उसका टॉर्क कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और उस पर कोई फोर्स लगता है तो टॉर्क क्या आता है, ज़ीरो। तो पार्टिकल के अंदर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होएगा क्या, यानी कि पार्टिकल ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा क्या, घूम घूम के नीचे गिरेगा क्या, नहीं, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल तो वैसे तो छोटा सा है, तो उसके तो वो अगर वो घूमेगा स्पिन भी करेगा तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो स्पिन भी नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता, ध्यान देना, ये एक्चुअल में इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है, ये इन जो है ना, ये इन द पार्टिकल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पर पूछा होता कि डज दिस टॉर्क प्रोड्यूस एनी एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट दिस पॉइंट, जिसके अबाउट अपन टॉर्क कैलकुलेट किए, तो वो आंसर येस हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि भाई जब टॉर्क होएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना भाई। और वैसे भी सोचो भाई, जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, तो ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये अपना रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा ये अपना रेडियस वेक्टर है, तो इस रेडियस वेक्टर के घूमने की स्पीड तो ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी ना यार, ठीक है ना, तो वो तो बढ़नी ही बढ़नी है, टॉर्क है तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगा ही ना भाई। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू हमेशा बदलते रहेगी, क्योंकि पार्टिकल की दूरी फ्रॉम दी पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पार्टिकल की दूरी हमेशा बढ़ते जा रही है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, चेंज होते जाएगी, लेकिन स्टिल टाउ है तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, न कि पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की बात की गई, तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है तो आसान लेकिन बहुत ट्रिकी है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब अपन 9 में आते हैं, है ना। 9 तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 9, तो एकदम ध्यान से ही सुनना इस चीज़ को, तभी समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इफ़ सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, 15 मिनट का वीडियो हो गया है, अपन को थोड़ा सा और समय लग जाएगा, ठीक है चलो देख लेते हैं। 9 और 10, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये तो आसान है, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही गया है, 15 मिनट का हो गया है ना, तो एक काम करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 को और 10 को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो वो मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि 8th वाले क्वेश्चन में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगा, लेकिन वो एक्सप्लेन करते करते थोड़ा सा लंबा खिंचा गया। तो ठीक है, इस वीडियो में अपन 5 की जगह 3 ही करते हैं, ओके। अगले वीडियो में अपन ये 8, 9th और सॉरी मतलब 9, 10th, 11 ये सब देख लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, फिर 9 क्वेश्चन को बाद में मैं मतलब थोड़ी देर बाद में अपलोड कर देता हूँ, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।